हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया क्लास 8 की साइंस एनसीईआरटी में, प्लस क्लास 6 और 7 की और क्लास 7 की एनसीईआरटी को भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। बाकी अभी हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। स्टडी करते करते हम लोगों को मोटिवेशन की भी बहुत आवश्यकता होती है। हर किसी के पास आंतरिक मोटिवेशन तो होता है, क्योंकि मोटिवेशन नहीं होगा तो आगे का काम हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जर्नी अभी लंबी है। तो लेकिन हमें क्या समझना है, अभी आप लोगों का एग्ज़ाम पास है, बहुत पास है ना। तो डोंट टॉक जस्ट एक्ट करके दिखाओ, डोंट से जस्ट शो दिखाओ, डोंट प्रॉमिस जस्ट प्रूव करके दिखाओ, है ना। क्योंकि हर कोई देखना चाहता। तो अभी आप लोगों के पास समय है, जिनका कई बार प्रयास करने के बावजूद सीटेट क्लियर नहीं हो रहा, अभी बहुत समय आप लोगों के पास। पीवाईक्यू लगाइए, प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। अध्याय 2 है हम लोगों का सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। हम लोग अध्याय 2 को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन और समझते हुए चलेंगे। अध्याय 2 है हम लोगों का सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। पहले हम लोग देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। सूक्ष्म जीव हम लोग पढ़ेंगे इसमें, और ये सारी चीज़ें ये इम्पोर्टेंट हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, सूक्ष्म जीव और हम, सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि और पर्यावरण का शुद्धिकरण, हानिकारक सूक्ष्म जीव, और इसके बाद मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चन बने हुए हैं। खाद्य विषाक्तन, खाद्य परीक्षण, ये तो 2000 जो जनवरी में एग्जाम हुआ था 2024 में, वहाँ से यहाँ क्वेश्चन आए थे। फिर है ये रासायनिक उपाय, नमक द्वारा परिरक्षण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन चक्र। इसी के साथ हम लोग चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव हम लोग देखते हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने देखा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से हम लोग देख सकते हैं। अब सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें क्या बोला जाता है, सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव 4 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव यहाँ दर्शाए गए, जैसे स्पाइरल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु, और ये क्लेमाइडोमोनास, शैवाल, स्पाइरोगाइरा, फिर प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, कवक में राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु द्वारा होते हैं। हम लोग ना एक ट्रिक देखेंगे, जिससे कि जीवाणु से कौन से रोग होते हैं, कवक के माध्यम से कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ, शैवाल, तो जब हम और विषाणु के माध्यम से कौन से रोग होते हैं, इन सबको हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, तो इससे ईजी हो जाएगा।
अभी तो हम लोग इसको पढ़ते ही पहले। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होते हैं। और हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल को भी देखे। अब ये विषाणु है। सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्मजीव एक कोशिक होते हैं। क्वेश्चन बन सकता है इससे, जैसे कि जीवाणु कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि शैवाल एवं कवक, या बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की स्थिति में जीवित रह सकते हैं, या मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं, या मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु ये समूह में रहते हैं। सूक्ष्मजीव और हम। सूक्ष्मजीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक हैं। हम मित्रवत सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीवों का उपयोग किसके बनाने में किया जाता है? अल्कोहल। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। और जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में भी किया जाता है, जिससे क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। दही एवं ब्रेड का बनना कैसे है? जीवाणु जो है ये दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूध को दही में कौन परिवर्तित करता है? जीवाणु। दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। सूजी, रवा, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। या बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनाए जाते हैं। सूक्ष्मजीवों का वाणिज्यिक उपयोग क्या है? बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज कब की थी? 1857 में। यह गंध अल्कोहल की है। जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती? किण्वन अथवा फर्मेंटेशन। खोज किसने की? लुई पाश्चर ने। कब? 1857 में। 1857 की क्रांति से हम याद कर सकते इसे। सूक्ष्मजीवों के औषधीय उपयोग। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत क्या है? सूक्ष्मजीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली कुछ प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाया जाता है। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद की छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से क्या बनाया गया? पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की? सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्मजीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग के नियंत्रण के लिए भी किया जाता है।
कुछ सलाह दी जा रही है हम लोगों को कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु को भी नष्ट कर देती है। सर्दी जुकाम या फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। वैक्सीन। जब रोगकारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका मतलब कि वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। किसने? एडवर्ड जेनर ने। अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके हम लोगों को भी दिए गए हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए टेलीविजन एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन भी हम लोग देख सकते हैं। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में क्या है? वो टीका ही है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्म जीवों के टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है। इन्हें क्या बोला जाता है? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकारक नीले हरे शैवाल। पर्यावरण का शुद्धिकरण। विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहली भूजों और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों और बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद उसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया और इससे पर्यावरण शुद्ध हुआ। अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में हम देखते हैं। कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि सूक्ष्मजीव मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंधयुक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। हानिकारक सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से होते हैं। अभी तक हमने कुछ मित्रवत सूक्ष्मजीव को देखा, अब हम देखते हैं हानिकारक सूक्ष्मजीव को। सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्मजीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्कों द्वारा फैलते हैं, क्या बोला जाता है? संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोग जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस भी वायु में आ जाते हैं। ये वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, इसलिए छींकते समय में रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना भी अधिक रहेगी।
इसीलिए भोजन को सदा ढककर रखा जाना चाहिए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनाफिलिस मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम का वाहक है, ठीक है। मलेरिया परजीवी, मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? एक तो हम कर सकते हैं कि फुल शर्ट पहनना चाहिए, शरीर को ढक के रखना चाहिए हमें, है ना। आसपास जल एकत्र ना हो पाए, गड्ढे जो है वो ढके हुए हों, खुले गड्ढे ना हो हमारे आसपास, कूड़े कचरे ना हो। मादा एनाफिलिस मच्छर, सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र ना होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की, अब देखिए, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, जैसे मानव रोग कौन कौन से? क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो। अब इसके मतलब सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? क्षय रोग का जीवाणु, खसरा का वायरस हो गया, चिकन पॉक्स का वायरस, पोलियो का वायरस हुआ। संचरण का तरीका, क्षय रोग वायु के माध्यम से, खसरा वायु के माध्यम से, चिकन पॉक्स वायु या फिर सीधे संपर्क से, और पोलियो वायु या जल से। बचाव के इसके उपाय क्या हो सकते हैं? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना और उचित समय पर टीकाकरण। फिर हैजा और टाइफाइड है। हैजा जीवाणु के माध्यम से, जल और भोजन से फैलता है। टाइफाइड जीवाणु जल से। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन का सेवन करना, उबला पेयजल एवं टीकाकरण। फिर हेपेटाइटिस ए, ये वायरस है, किसके माध्यम से फैलता है? जल। संचरण का तरीका, उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना चाहिए और टीकाकरण। फिर मलेरिया, प्रोटोजोआ के जरिए। मच्छरदानियों का प्रयोग करना चाहिए, मच्छर भगाने वाले रसायन का उपयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र नहीं रहने देना चाहिए। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु, अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है, जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस होता है। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव, जैसे अनेक सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण जो है फसल की उपज में कमी आ जाती है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे नींबू ना, और फिर इसमें सूक्ष्मजीव, जीवाणु, संचरण का तरीका, वायु, ये तो नींबू है, इस प्रकार से दिखेगा। फिर गेहूं की रस्ट किसके माध्यम से? कवक। संचरण का तरीका, वायु, बीज, और भिंडी की पीत, वायरस, और फिर ये कीट। एक क्वेश्चन आया था जो जनवरी में एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन से पादप रोग जीवाणु द्वारा होते हैं? तो ऑप्शन कुछ दिया गया था, जैसे कि यही था, गेहूं की रस्ट, और ये नींबू कैंकर, और भिंडी की पीत। यहीं से क्वेश्चन ही बना था। फिर इसमें पूछा गया था कि कौन से रोग जीवाणु के माध्यम से हो रहे हैं? तो जीवाणु के माध्यम से ये नींबू कैंकर, तो इसीलिए ना इसका राइट आंसर केवल बी हो गया था। ऐसे कुछ ऑप्शन दिए गए थे, बी, सी, या फिर ए, बी, या फिर केवल बी, तो केवल बी सही हो जाएंगे। बाकी हम लोग जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें बढ़िया से समझेंगे। फिर अगला दिया गया है खाद्य विषाक्त, फूड पॉइजनिंग। बूजो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहां उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे वमन होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि वह खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदोषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। हम किसी पार्टी में गए, रास्ते ही भोजन बन रहा है, फिर एक रात में भोजन बना, फिर दूसरी रात में उसका सेवन कर रहे हैं, तो इस प्रकार से फूड पॉइजनिंग होने की संभावना रहती है। या भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है, कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए आवश्यक है कि हम संदूषित भोजन से बचें। खाद्य परिरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में हमने पहले पढ़ा, इसके आगे के चैप्टर में। हम पके हुए भोजन का घर पर परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? हम जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है और रंग रूप में परिवर्तन आ जाता है। कौन सा रिएक्शन होगा इसमें? रासायनिक। फिर रासायनिक उपाय क्या है?
नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। जब हम देखते भी हैं कि जब हमारे घर पे अचार बनाया जाता है तो उसमें नमक और तेल का उपयोग अत्यधिक किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? परिरक्षक बोलते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग यहाँ दिया भी गया अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस और मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली, स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। फिर तेल एवं सिरके का परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली, मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा किया जाता है। गर्म एवं ठंडा करना। दूध को उबाल कर रखना, जिससे कि उबालने से अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। और भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखना, जिससे कि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है। पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15-30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी, इसलिए इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। फिर भंडारण एवं पैकिंग। मेवे तथा सब्जियों की वायु रिद्धि सील किए जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। मटर हम देख सकते हैं। मशरूम की सब्जी भी इसी प्रकार से पैक करके आती है। मशरूम भी इसी प्रकार पैक करके आता है, नॉट सब्जी। फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण। राइजोबियम जीवाणु के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जो लेग्यूम पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर, जो एक क्या है? सहजीविता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। फिर लेग्यूम पौधे की जड़ ग्रंथिकाएं। अब नाइट्रोजन चक्र को हम लोग समझते हैं। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा कर सकते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग्य होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। फिर क्या होता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। नाइट्रोजन चक्र का प्रक्रम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा शैवाल, प्रतिजैविक, प्रतिरक्षी, जीवाणु, वाहक, संक्रामक रोग, किण्वन, कवक, लैक्टोबैसिलस, सूक्ष्मजीव, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पाश्चुरीकरण, रोगजनक, परिरक्षण, प्रोटोजोआ, राइजोबियम, फिर वैक्सीन को समझा, विषाणु और ईस्ट। बाकी अभी हम लोग इसके माध्यम से करते हैं अपना रिवीजन। सूक्ष्मजीव अत्यंत छोटे होते तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से नहीं दिखाई देते। यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दलदल हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्मजीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों, जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। एक कोशिकीय एवं बहुकोशिक दोनों होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग है, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु पादप या जंतु में गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। मिट्टी में
उपस्थित कुछ जीवाणु जैसे नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। इसी के साथ हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को भी कंप्लीट किया। अभी यहाँ पर भी कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं, हम लोग उसको भी समझते हैं। जीवाणु पृथ्वी पर मनुष्य के बहुत पहले से रह रहे थे। ये बहुत सख्त जीव हैं, इसलिए वे कठिन परिस्थिति में रह सकते हैं। वे मिट्टी के बर्तन में उबलते तथा ठंडे बर्फीले पानी में जीवित पाए गए हैं। वे कास्टिक सोडा की झील और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के पोखरे में पाए गए हैं। अनेक किलोमीटर की गहराई में जीवित रह सकते हैं। वे संभवतः अंतरिक्ष में भी रह सकते हैं। कौन? जीवाणु। एक प्रकार का जीवाणु कैमरे में देखा गया जो चंद्रमा पर 2 वर्षों से था। संभवतः कोई पर्यावरण ऐसा नहीं है जिसमें जीवाणु जीवित ना रह सके। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए और PYQ लगाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और